सत्ता का संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। अनादि टीवी पल पल की खबर देने के लिए पहुंच चुका है। इस वक्त बदायूं की गुन्नौर विधानसभा में यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर तो हो ही रही, लेकिन इन सब के बीच में जो असल कमाल करने जा रही वो करने जा रही कांग्रेस। यहां पर हमारे साथ तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भविष्य मतदाता तय करेंगे, लेकिन दावे और वादे अभी जनता तक कितना पहुंचेंगे वो तो ये इंटरव्यू ही बताएगा। यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ललित भारद्वाज, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी संभल। भाई साहब अमित यादव हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी गुन्नौर विधानसभा। काजी हम्माद मुबीन, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस संभल। आप भाई साहब? दिव्यांश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी मंडल मंत्री। आप? पप्पू यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ। जी भाई साहब। संतोष जी, नगराध्यक्ष कांग्रेस गवा। तो देखिए यहाँ पर सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के वो तमाम चेहरे मौजूद हैं जो अपनी अपनी बातें बताएंगे। क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ वादे हैं, जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सब ये लोग बताएंगे। पप्पू जी, आपकी ऊंचाई बहुत अच्छी है, कितनी ऊंचाई वाली बातें करेंगे जो जनता तक पहुंचेंगी? ऊंचाई की बातें तब कही जाएंगी जब चीजें धरातल पर पहुंच जाएंगी। मैं अपनी लोकसभा और अपनी विधानसभा के बारे में बात करना चाहूँगा कि मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने यहाँ इतना विकास किया है कि अगर आज आप कुछ बुजुर्गों से पहले मालूम करेंगे तो इस गुन्नौर विधानसभा और खास करके बदायूं लोकसभा की मैं बात करूँगा तो किसानों की हालत बहुत खराब थी। रास्ते यहाँ बहुत खराब थे, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, और तो और किसानों के लिए कोई मंडी की जैसी कोई व्यवस्था नहीं। मेरे यहाँ गन्ना होता था, ये आप जहाँ गन्ना की तलहटी वाले क्षेत्र में खड़े हैं, तो हमारे यहाँ गन्ने के लिए कोई शुगर मिल नहीं थी। जब शुगर मिल नहीं थी तो हमारे यहाँ किसान को मूल्य मिलता था, बाहर के व्यापारी आते थे और लूट करते थे। तो ये सारे काम समाजवादी पार्टी ने कराए, शुगर मिल लगाया, सड़कें बनाई और स्कूल बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए। तो कहीं ना कहीं जब धरातल पे चीजें पहुंची तो खुशहाली हुई। यही सारी बातें ऊंचाई तक ले जाती हैं जब धरातल पे उतर के आती हैं। तो अच्छी बात है। 80 साल कांग्रेस ने क्या किया, ये अक्सर भाजपा सवाल पूछती है। 80 साल क्या किया? 80 साल उस देश में आज़ादी की लड़ाई से लेकर अंग्रेजों से जिस तरह कांग्रेस ने देश आज़ाद करवाया, जिस देश में सुई तक नहीं बना करती थी, आज उस देश को IIT से लेकर एम्स से लेकर इस देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। ये किसानों का देश है। उस किसानों के देश में, पूरे देश के अंदर किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, देश के अंदर जितना कुछ है सब कांग्रेस ने बनाया है। अब सवाल आता है कि भाजपा सवाल पूछती है, अब हमारे नेताओं ने बताना बंद कर दिया है क्योंकि हम बताते हैं और ये बेच देते हैं। इनका काम बेचने का है। कांग्रेस कह रही है कि ये लोग बताते हैं तो भाजपा वाले बेच देते हैं। भाजपा के कार्यकाल में हमारा देश इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, चाहे सैन्य शक्ति के रूप में देखें, शिक्षा के रूप में देखें। एक जनधन योजना हमारी प्रारंभ हुई, उस योजना के अंतर्गत लगभग 33 करोड़ खाते हमारे देश भर में खोले गए। आप स्थिति लगा लीजिए, जहां 100-125 करोड़ की जनसंख्या हो, वहां 33 करोड़ खाते एक योजना के अंतर्गत खोले। तो आप योजना अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले समय में कितना काम हुआ है। दूसरा, अभी पीछे यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहाँ तमाम भारत के साथ अन्य नेपाल इत्यादि कई देशों के लोग, विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। ऐसी स्थिति में युद्ध में से वहाँ अपने निवासियों को सुरक्षित ला करके भारत ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व गुरु की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल तो चलते रहते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। नेताजी, सबका साथ सबका विकास, सपा क्या कहेगी? मैं ये बात बाद में करूँगा, लेकिन भैया ने जो बात करी उसका मैं काउंटर जवाब दे रहा हूँ आपको। भाई साहब कह रहे हैं सेना में अग्निवीर योजना ने सेना के हमारे बच्चों का मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया है। जो टेंडर पे जो बनाई है अग्निवीर योजना, सेना की जो भावनाओं से हमारा बच्चा जाता था कि अपने देश का सेवा करूँगा, उसको एक तरीके से लगा के भेज दिया। वो अग्निवीर सेना से वो पीछे चले गए और आज सेना के लिए उनका मन चेंज हो गया। जब इसका विरोध हम लोगों ने किया, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने किया, सब लोगों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने किया, तो उनको कहीं ना कहीं उस अग्निवीर योजना में बदलाव के संकेत दिए। इस करते आप करते हैं देश की बातें और समाज की बातें। आप जो जनधन योजना की बात कर रहे हैं, खाते में बच्चों के लिए जो खाते खुलवाए थे 5 साल की बेटी, उसमें ब्याज कम कर दिया।
आप जिससे बात बढ़ाना चाहते हो उस ब्याज को कम कर दिया आपने, उसका ब्याज बढ़ाना चाहिए। और सेना में सबसे ज्यादा हतोत्साहित है तो युवा है, और ये दिमाग से निकाल दीजिए। सेना का मनोबल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने गिराया, जो देश राष्ट्र की बात करती है। सबसे पहली काउंटर तो आपका हो गया, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, आप हर वर्ग में हर धर्म में जाके देखिए, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। हिंदुओं में भी बंटवारे कर दिए हैं कि तू कौन सा हिंदू है, तू कौन सा हिंदू है, तू किस काम में आएगा। जब वोट पड़ेगा तो सब हिंदू एक से हैं, और वोट पड़ने के बाद हिंदुओं को बंटवारा किया जाता है। वोट पड़ने के बाद हिंदुओं का बंटवारा हो जाता है, सपा का बड़ा आरोप है। ऐसा कोई हिंदुओं का कोई बंटवारा नहीं किया जाता। हमारे विकास, हमारे मोदी जी ने ये तो ना देखा था कि रोज जो राशन मिल रहा है कौन सी जाति को, सबको एक साथ रोजगार दिया गया, आवास योजना, सब योजना सभी जातियों को किसी को बिना देखे दिया गया। ऐसा कोई नहीं है कि ये तो बस विपक्ष का आरोप है कि हिंदू बंटवाया जा रही है, कोई नहीं बंटवाया जा रहा। विपक्ष का आरोप है भाई साहब, क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए साहब, अगर मोदी जी ने काम किया है धरातल पे, तो अपने काम पे वोट मांगे। श्री राम जी के नाम पे वोट ना मांगा जाए, श्री कृष्ण जी के नाम पे वोट ना मांगा जाए। आज स्थिति ये कैसे क्यों आ गई है, ऐसी स्थिति क्यों आई है? अगर काम किया होता तो काम पे वोट मिलता, काम पे वोट मांगते। काम गिनाओ, हमारा नगर पंचायत गंवा भी। मंदिर तो आस्था का विषय है, तो मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन मंदिर विकास का विषय नहीं है। मंदिर आस्था का विषय है, अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया, हमारी आस्था का विषय है। राम हमारे दिल में बसते हैं, हर प्राणी के दिल में बसते हैं। कांग्रेस ये मान रही है कि राम मंदिर वर्तमान समय में चुनावी मुद्दा है। चुनावी बंद नहीं होना चाहिए, चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हिंदुस्तान इतना पुराना देश है, कोई नया मंदिर बना है? एडवर्टाइज इतना बड़ा है, हमने अपने देखा है। आप गुन्नौर में चले जाइए, राम मंदिर है, जबकि मुस्लिम वहाँ आबादी सबसे बड़ी है। हमारा राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया? गाँव में जितने मंदिर बनाए गए श्री रामचंद्र जी के, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बताया? ये क्या दिखाना चाहते हो आप? आप धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हो? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चले गए पीछे। कोई बात नहीं है। पाकिस्तान, मुसलमान और मंदिर मस्जिद, इनके अलावा कोई बात नहीं है। एक बात पर अगर ये अटल करके बता दें हमने ये काम किया, ये सब झूठे वादे हैं। ये मंदिर की बात सिर्फ इसलिए की गई कि उन पर कोई वादा नहीं था। मंदिर के नाम पर लोगों को भड़का कर 2 80 और 20 कहते हैं, वो अखबारों में कहते हैं हम 80-20 का खेल जानते हैं। 80-20 का खेल क्या है? 80-20 का खेल है कि हिंदुओं के धर्मों को भावनाओं को भड़काकर, मुसलमान की भावनाओं को भड़काकर 20 अलग करो, 80 अलग करो। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नेता ये कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी धर्म और सभी भाई एक साथ रहें, देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, विकास के रास्ते पर जाए। हम लोगों का ये मोटो है, इनका मोटो है भाई से भाई को लड़ा के, और जैसे कांग्रेस की अंग्रेजों की नीति होती थी उस तरीके से इस पैटर्न पर आगे जा रहे हैं, हिटलर के पैटर्न पर आगे जा रहे हैं, जिसका हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। देश पीछे जाने चला। आप देखिए, टैग लगाते थे विकासशील, सालों निचले और पायदान पर चला गया। आप विकासशील जीवन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा हिंदुस्तान। तो नेताजी, सपा पर भी आरोप आते हैं, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने MY फैक्टर पर बहुत ज्यादा काम किया था। आरोप तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों को अगर हम लोग साथ लेके चल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पीछे उनकी संख्या कम रही हो, कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा की व्यवस्था से वंचित रखा गया हो, कहीं ना कोई ऐसी कोई स्थिति रही होगी। अगर हम दबे कुचले पिछले शोषित लोगों को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर आप आरोप तो हम पे कितने भी लगा सकते हो। अरे हमने तो मुसलमानों के साथ, अगर समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा था और बेटियों को जो 30,000 रुपये दिए गए थे, क्या उसमें कहीं मुसलमान और हिंदू देख के दिया गया था? ऐसा तो कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था निकाली। वो एम्बुलेंस जब जाती है कहीं भी, जब हमारी बहुत सी ऐसी माताएं बहनें थी जो प्रसव के समय पर भी अपना दम तोड़ दिया करती थी, आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उस एम्बुलेंस को चला के बहुत सी माता बहनों का जीवन बचाने का काम किया। अगर आप इसको भी आरोप में लगता है तो इसे भी ले सकते हो। गरीब आदमी हो सकता है किसी वजह से, अब मैं समझता हूँ यहाँ गंवा से कई किलोमीटर दूर हरदासपुर वगैरह कई ऐसे गाँव हैं जब किसी गरीब आदमी के पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है और झगड़ा हो गया तो वो पुलिस तक नहीं पहुँच पा रहा था, और पहुँच रहा था तो पूर्व में अगर कहीं कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने नहीं पहुँचने दिया वहाँ तक, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए ऐसा काम किया कि उनके घर तक पुलिस पहुँची। तो हमने तो हमेशा ऐसी योजनाएं लेकर आए तो सबके लिए काम करें। और बात अगर ये करते हैं अगर कहीं आरोप लगाने की, तो फिर आरोप की बात हम करते हैं। अगर ये आरोप की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिला अपराध में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर 65,743 केस आज महिला अपराध के हैं।
उत्तर प्रदेश अपहरण में आज सबसे नंबर 1 पे है। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, बाबा योगीनाथ जब से बैठे हैं तब से लेके आज तक देश में नंबर 1 पे अपहरण में। और आप उठा के देख लीजिए 2022-23 का एनसीआरबी का डाटा, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन आप एनसीआरबी का डाटा निकाल लीजिए। एनसीआरबी के डाटे पे बात कर रही है। योगी जी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश से इस तरीके से जो भी होता था वो खत्म हो गया है। तो एक अपराध की बात सामने आ रही, गुंडागर्दी की, भय की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई ने जो कहा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक समय हम लोगों ने वह भी देखा है कि अपराध ही अपराध करते थे और उनके अपराध कहीं दर्ज ही नहीं होते थे। अगर भैया कह रहे हैं कि हाँ अपराध दर्ज हो रहे हैं तो ये इसको भी आप एक सकारात्मक रूप में देखिए कि पीड़ित बिना भय के निर्भय होकर के अपने अपराधों को काउंट करवा रहा है, दिखवा रहा है। मैंने वो समय भी देखा है कि अपराधी थाने जाने से भी डरते थे। दूसरा, अभी कुछ देर पहले बात चली राम मंदिर की, मैं कहना चाहूँगा कुछ समय पहले तक विपक्षी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बीजेपी करती है। आज अगर हम लोगों ने मंदिर बने, हम लोगों ने मतलब भारत के पूरे समाज ने सहयोग करके, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कहूँगा, भारतीय समाज ने सहयोग करके राम मंदिर बना दिया, तो उस पर आरोप लगाना निराधार है, क्योंकि ये केवल इन्हीं का जवाब है। निश्चित तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, सब कुछ संपन्न हो गया। इसी के साथ अयोध्या में बड़ी एक एशिया की नंबर 1 की मस्जिद भी बनने जा रही है, मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करूँगा। आपकी बात पे काउंटर ले लेते हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो भगवान राम आस्था की वजह से, बहुत संक्षिप्त का मामला यह है कि राम मंदिर बनाने की आप बात करते कहते हैं तो हमने सारे देश के साथ मिलकर मंदिर बनाया और उस मंदिर की जमीन में दलाली कर ली, चंदा खा लिया, तो फिर कैसे मान लें कि हमने राम मंदिर आस्था के विषय में भी दलाली और चंदा? तो आपने देखा होगा काफी समय बहुत रहा चर्चा के विषय में, जो राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई उसकी 3 बार रजिस्ट्री करा दी गई। तो जो राम के को ही धोखा दे सकते हैं वो कैसे मान लें कि वो जनता को और लोगों को धोखा नहीं देंगे? अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव भी राम मंदिर जाएंगे, हर घर में राम मंदिर है और हर नगर में राम मंदिर है, हर घर में राम मंदिर है। चलिए इसी के साथ अंतिम सवाल लेते जाते हैं, क्योंकि चुनाव की घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं। सपा का साथ आपके साथ है कांग्रेस, कितनी मजबूती से प्रत्येक कांग्रेसी सपाइयों का साथ दे रहा है? पूरी मजबूताई के साथ बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक कांग्रेस पूरी तरह हर उस दल के साथ खड़ी है जो संविधान बचाने खड़ा है, जो देश बचाने खड़ा है, जो उनका नारा है उस पार उतर जाए ये बात खाली है। 400 के नारे पे मैं आपको बता रहा हूँ, उस पार उतर जाए ये बात खाली है। जिस नाव पे बैठे हो वो डूबने वाली है। मोदी जी का पहले चरण के चुनाव के बाद बयान बता रहा है, ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, असल में ये नारा कभी जमीन पर उतरा ही नहीं था। इस नारे का मैं बताता हूँ जमीन पर कौन सा नारा उतरा, सबका साथ सबका विनाश। मैं बताता हूं युवाओं का विनाश, महिलाओं का विनाश, किसानों का न्याय, पूरे देश को उन्होंने विनाश करके रख दिया है। और आज हम लोग समाजवादी से कांग्रेस के लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्यों खड़े हैं? हम देश बचाने खड़े हैं, हम संविधान बचाने खड़े हैं। सपा को कांग्रेस से कितना ज्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदा हमारा जो भावना जुड़ी है और फायदा या नुकसान नहीं देखते, हमने सबसे पहले संविधान बचाना। आप देख रहे हो कि संविधान को कैसे टुकड़े करने की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब ने 20 देशों में जाकर एक एक चीज को समझा और सब लोगों ने, पूरी कमेटी ने मिलकर जिस संविधान को बनाया, जो विश्व में सबसे शानदार संविधान है, क्या जरूरत पड़ रही है उसमें आपको इफेंट वोट करने की? क्या जरूरत है आपको शरारत करने की? क्या जरूरत है आरक्षण से खिलाफ? आपने देखा बीच में आरक्षण के खिलाफ थे, कितना बड़ा दंगा हुआ जिसमें हमारे 8-9 नौजवान मारे गए। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि ऐसी तरकीब निकाल के लाएं, ऐसा मुद्दा निकाल के जाएं, देश में हाहाकार मच जाए और झगड़े के बाद, भाई से भाई लड़ने के बाद हमारा वोटों का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी ने जब से राजनीति शुरू की है सिर्फ उसका काम है कुर्सी पाना, सत्ता पाना, इसके अलावा उसका कोई देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। भाजपा के सामने 2 बड़ी राजनीतिक दल मजबूती से खड़े हैं, भाजपा कितना ज्यादा स्टैंड करेगी? भाजपा अपने एकात्मवाद और अंत्योदय के जो उनका लक्ष्य है उस पर पूरी तरह से दृढ़ है। और भारत के समाज का अधिकांश भाग, आज आप देख रहे हैं अनेक दल के नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं जो सबका साथ सबका विकास की भावना को मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर सुना, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, सत्ता के सहयोगी दलों को सुना। जैसे जैसे इस मौसम में तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चुनावी तापमान भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इसकी गर्मी आप सभी भी महसूस कर सकते हैं। और निश्चित ही आने वाले 4 जून को ये गर्मी क्या होगी ये तो परिणाम ही बताएगा, जो मतदान के माध्यम से कैद होगा। हाल फिलहाल युवाओं में, पार्टी के समर्थकों में लगातार उत्साह है कि इस बार मौका जनता उन्हें उनकी राजनीतिक दल को देने जा रही है। बदायूं से अनादि के लिए नीतीश मिश्रा।